नमस्ते बच्चों। अभी कल हम लोगों ने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ा। और आज हम और कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने देखे थे। आज कुछ उदाहरणों से हम अपने ज्ञान को और पक्का करेंगे। अब देखिए, एक उदाहरण है, क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक। अब 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए यहाँ हमने 96 का अभाज्य गुणनखंड किया है। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही करते हैं कि नहीं? पीछे किया है आप लोगों ने, कई बार 9th क्लास में किया है ना? 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। छोटे छोटे खंड 2, 3, 5, 7 इन्हीं से काटेंगे जो अभाज्य हैं। ठीक है। फिर 404 का खंड किया। 404 को 2 से काटा तो 202 आया, फिर 2 से काटा तो 101। अब 101 तो किसी से नहीं कटेगा, तो क्या हुआ? 2 की घात 2 गुणे 101। ये क्या है? दोनों के अभाज्य गुणनखंड हैं। हम यहाँ देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2। इन दोनों में ही 2 है उभयनिष्ठ, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम क्या है? 2 की घात 2। ठीक है, जिसका सबसे छोटी घात 2 है, अर्थात HCF। इन दोनों का HCF क्या होगा? 2 की घात 2 यानी 4। ऐसे ही लिखेंगे बच्चे, लिखने का तरीका भी सीखते चलिए। अब अगर हम पिछला मेथड लगाएं LCM निकालने का, तो बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा। हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र क्या है कि HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 96 गुणे 404। तो LCM क्या हो जाएगा? इन दोनों में अगर HCF से भाग दे देंगे तो ये LCM हो जाएगा, है ना? तो हमने HCF कितना था? 4 से भाग दिया। अब 4 से 96 को काट देंगे, 24 आएगा, और 24 को 404 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9696। ठीक है, समझ में आ गया कि हमने कैसे निकाला? इसी सूत्र का प्रयोग करके HCF और LCM निकाला। चलिए, अब हम आपको प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को देंगे। इससे पहले एक चीज़ और जानेंगे बच्चे, कि यह नियम जो अभी हमने पीछे बताया कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है, लेकिन ये 3 संख्याओं के HCF और LCM के नियम को फॉलो नहीं करेगा। यानी 3 संख्याओं का गुणनफल कभी भी उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं है। आपके बुक में उदाहरण 8 दिया है इसी तरह का, कि जिसमें ये बताया गया है कि 3 संख्याएं हैं, उनका HCF निकाला, उनका LCM निकाला, फिर इन दोनों को गुणा किया और तीनों संख्याओं को गुणा किया तो वो उसके बराबर नहीं आएगा। ये उदाहरण 8 आप अपनी बुक से देख सकते हैं। अब प्रश्नावली 1.2 में जितने भी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, उन पर हमने जो भी पीछे उदाहरण बताए हैं, उनकी सहायता से आप इसको बहुत आराम से हल कर सकते हैं। एक उदाहरण 6 है जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। उदाहरण 6 देखिए, क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 एक संख्या है। ये 2 टुकड़ों में है। एक टुकड़ा ये है 7 गुणे 11 गुणे 13, एक पद ये है और दूसरा 13 यहाँ पर है। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, यहाँ भी ये 2 टुकड़ा है। क्या ये भाज्य संख्याएं हैं? और हैं तो क्यों हैं, ये हमें बताना है। भाज्य संख्या होने का मतलब क्या है कि ये इनका जो भी मान है वो कि इनमें से किसी संख्या से वो कट जाएगा। ठीक है, तो दी गई संख्याओं में पहली संख्या क्या है? ये। इसमें 13 एक गुणनखंड है। इसमें देखो 13 यहाँ भी गुणनखंड है, 13 यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं?
हमने 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 1। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। 11 सते 77, 1 कम 77 और एक और जोड़ देंगे तो कितना 78 हो जाएगा, यानी 13 गुणे 78। तो यानी ये पूरी संख्या 13 से भी कट रही है और 78 से भी कट रही है ना। अतः यह 13 से विभाज्य है, अर्थात यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या है कि जो अपने से भी कट जाए और किसी और संख्या से भी कट जाए। अपने से तो कटे ही, एक से तो कटे ही, किसी और संख्या से भी वो कट जाए तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये संख्या है, इन दोनों पदों में 5 कॉमन है। 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी 5 की जगह 1 बचेगा, यहाँ भी 5 की जगह 1 बचेगा, यहाँ प्लस साइन है ना। 5 कॉमन ले लें, जब 5 कॉमन आ रहा है इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा, है ना। अर्थात यह भी एक भाज्य संख्या है, अर्थात दोनों संख्याएं भाज्य हैं। अब यहाँ देखो भाज्य की डेफिनेशन बताई गई है, क्या है, जो संख्या अपने और संख्या 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी ये जो इतनी बड़ी संख्या थी ये 13 से कट गई, ये जो इतनी बड़ी संख्या थी वो 5 से भी कट गई, अर्थात ये दोनों क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब एक हमने कुछ प्रश्नों के वो भी दिए हैं, संकेत भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत बड़ा सा प्रश्न दिया है, बड़ा पढ़ के आपको थोड़ी परेशानी होगी कि बहुत बड़ा प्रश्न कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्या करना है इसमें, देखिए प्रश्न को एक बार पढ़िए कि खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जैसा आपने स्टेडियम वगैरह में देखा होगा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कोई एक तेज़ दौड़ रहा है, कोई एक धीरे दौड़ रहा है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे जब दौड़ना शुरू करेंगे। दौड़ना तो एक साथ शुरू किया था, लेकिन आगे बढ़ते ही रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। तो हमको ये देखना है कि कितने मिनट बाद वो फिर एक बार मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालना आता है ना, 18 के अभाज्य गुणनखंड करो, 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, और इन गुणनखंडों में जो भी अधिकतम घात वाले गुणनखंड हैं वो एक साथ इकट्ठा करके गुणा कर दो। हमें निकाल के बताना, अगर आप निकाल लेते हो तो आप हमें बताइएगा, और नहीं निकाल लेते हो तो भी बताइएगा, नहीं निकाल पाइए तो भी बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।